प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सारसर, सहआचार्य इतिहास, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। आज आपके समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसका शीर्षक है फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधार। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 में वह दिल्ली का सुल्तान बना। जैसा कि उल्लेखित है कि 1351 में ठट्टा के निकट मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के बाद तुगलक साम्राज्य के लिए एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। जैसा कि कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के कोई पुत्र नहीं था। ऐसी स्थिति में दिल्ली सल्तनत का अब सुल्तान कौन होगा, इस बात को लेकर के तुर्की अमीर सरदारों में एक विचार विमर्श हुआ और अंत में इस बात पर जोर दिया गया कि फिरोज को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाए। फिरोज तुगलक, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, वह रज्जब का पुत्र था। उसकी माता एक हिंदू भटियानी राजपूत कन्या थी। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली के सुल्तान बनाने का निश्चय जब अमीर सरदारों के द्वारा किया गया, कहते हैं कि उस समय वह उस शिविर में उपस्थित था और अमीर सरदार जब उसके समक्ष इस प्रस्ताव को लेकर के नहीं उपस्थित हुए तो फिरोज तुगलक ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। किंतु अंत में उलेमा वर्ग के प्रभाव में आकर के उसने सुल्तान पद धारण करने का निश्चय किया। 1351 में वहीं ठट्टा के निकट उसका राज्याभिषेक किया गया और बाद में वो लगभग 6 महीने बाद जब वो दिल्ली के अंदर उसने प्रवेश किया तो उसका पुनः राज्याभिषेक किया गया। 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में कार्य किया। फिरोज तुगलक, जिसे दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी कुछ नीतियां ऐसी थी जिसने तुगलक साम्राज्य को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि फिरोज तुगलक के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किए गए वो उस समय की आवश्यकता थी। आज हम उन्हीं प्रशासनिक सुधारों पर यहां चर्चा करेंगे। कहते हैं कि फिरोज तुगलक जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उस समय राजस्व व्यवस्था चरमाई हुई थी। एक तरफ पूर्ववर्ती सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जिस प्रकार से अत्यधिक कर जनता से लिए जा रहे थे और प्रांतपतियों के साथ में जिस तरीके का अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था, इससे सारे प्रांतपति सुल्तान के विरुद्ध खड़े हो गए थे। फिरोज तुगलक ने सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण जो कदम उठाया, सुल्तान बनने के उपरांत उसने राजस्व व्यवस्था के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए। राजस्व व्यवस्था के अंदर उसने सबसे पहले जो कदम उठाया उसमें इस समय 24 प्रकार के जो कर लिए जाते थे, इन 24 प्रकार के करों में गृह कर और चराई कर भी प्रमुख था, इन्हें समाप्त किया। केवल 4 प्रकार के जो प्रमुख कर थे, इन्हीं करों को उसने लागू किया। जजिया कर, खम्स, जकात, ये प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त राजस्व व्यवस्था के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी या जो राजस्व अधिकारी पूर्ववर्ती सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जब समय पर राजस्व जमा नहीं कराता था तो उसके साथ बड़ा ही अपमानजनक व्यवहार सुल्तान के द्वारा किया जाता था। सुल्तान ने इस व्यवस्था को समाप्त किया। दूसरा, जनता के प्रति उसकी जो सोच थी वो सोच यही तक नहीं रही, बल्कि उसने अपने राजस्व के अंदर किस प्रकार से वृद्धि हो सके, राज्य की आय किस प्रकार से बढ़ सके, इसके लिए भी उसने कुछ कारगर कदम उठाए। जैसा कि समकालीन इतिहासकारों के द्वारा यहां बताया गया है
कि फिरोज तुगलक ने अपने राज्य की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण जो कदम उठाए, उनमें सबसे पहले उसने अपने राज्य की जो सरकारी भूमि थी, उस भूमि पर उसने दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, यहां लगभग 1200 बाग उसने लगवाए। और इन बागों से इन जो फल बाजारों में बेचा जाता था, उनसे जो आय प्राप्त होती थी, कहते हैं कि इससे भी एक सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा कुछ नवीन नगरों को स्थापित किया गया। जैसा कि कहा जाता है कि जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में उसने जौनपुर नामक नगर बसाया। फिरोजपुर, हांसी, हिसार, ये उस समय के ये प्रमुख ऐसे नगर थे। इन नगरों को स्थापित करने में फिरोज शाह तुगलक का महत्वपूर्ण योगदान था। इतना ही नहीं, कृषि व्यवस्था के अंदर सुधार लाने के उद्देश्य से फिरोज शाह तुगलक ने 4 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। ये सारी नहरें यदि हम देखें, वर्तमान में हरियाणा स्टेट से जो है उससे निकाली गई और इन नहरों से किसानों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। इतना ही नहीं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहां जो राजस्व व्यवस्था थी, इस राजस्व व्यवस्था के अंदर ये सुधार तो किए गए थे, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसने जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों के वेतनों में भी वृद्धि की। इसके साथ साथ यहां हम देखते हैं कि उसने जागीरदारी व्यवस्था को यहां बढ़ावा दिया, जो कि तुगलक वंश के पतन का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। उसने जो भी राजस्व अधिकारी पूर्ववर्ती सुल्तानों के द्वारा, जैसा कि कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने की जो प्रथा शुरू की थी, वो प्रथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल तक थोड़ी बहुत यहां देखने को हमें मिलती है, लेकिन पूर्णतः यहां वो व्यवस्था बंद नहीं हुई थी। यहां फिरोज तुगलक ने पुनः जागीरदारी व्यवस्था को यहां स्थापित किया और जागीरदारी व्यवस्था के कारण ही उसके राज्य में उसके मृत्यु के बाद में हम यह देखते हैं कि अराजकता की स्थिति एक उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दासों के एक तरीके से यहां संरक्षण प्रदान किया गया। कहते हैं कि उसके राज्य में 1,80,000 दास थे और इन दासों के लिए उसने एक अलग से विभाग भी स्थापित किया, जिसे दीवाने बंदगान कहा जाता है। कालांतर में यही दास आगे चल करके तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुए। कहते हैं कि इन दासों के द्वारा जिस प्रकार की गुटबंदी, जिस प्रकार की दलबंदी की जाती थी, वो तुगलक वंश के लिए एक घातक सिद्ध हुई। इसी प्रकार से हम यह देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई नगरों का निर्माण करवाया गया। इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि उसने कई तालाबों का भी निर्माण करवाया, कई महलों का भी निर्माण करवाया और इसके साथ साथ उसने अपने सैनिक व्यवस्था के अंदर जो पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा जिस तरीके से नगद वेतन दिया जाता था, उस व्यवस्था को उसने परिवर्तित करके यहाँ सैनिकों और उनके अधिकारियों को जागीर देना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि बताया जा चुका है कि जागीरदारी व्यवस्था तुगलक वंश के पतन में सहायक सिद्ध हुई। कहते हैं कि सैनिक व्यवस्था में इस समय तक काफ़ी दोष उत्पन्न हो चुके थे, जिसका उदाहरण यहाँ जियाउद्दीन बर्नी एक उदाहरण के माध्यम से लिखता है कि एक सैनिक जब सुल्तान के पास जाकर के ये कहता है कि मुझे अपने अश्व का निरीक्षण सैन्य अधिकारी से करवाना है, तो सुल्तान इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक उसे सोने की कुछ अशर्फियाँ देता है और देते हुए कहता है कि वह ये सैन्य अधिकारी को दे देना, जो इस बात को यहाँ एक तरीके से स्पष्ट करता है कि फिरोज शाह तुगलक, जो कि एक अच्छा खुद भी एक सैनिक नहीं था, जिसने यहाँ सैन्य व्यवस्था के अंदर दोष उसी के शासनकाल में उत्पन्न हो गए। और कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जिन कार्यों के कारण तुगलक साम्राज्य
का पतन हुआ और 1388 में उसकी मृत्यु के बाद में धीरे धीरे तुगलक साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद में जो आए उत्तराधिकारी, वो उत्तराधिकारी तुगलक साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। इस प्रकार से लेकिन इतना अवश्य है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा के या जनहित के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया। कहते हैं कि वो पहला सुल्तान था जिसने मुस्लिम बेरोजगार युवकों के लिए एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया और उस रोजगार कार्यालय के द्वारा बाकायदा मुस्लिम बेरोजगार युवकों का रजिस्ट्रेशन किया जाता था और उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें रोजगार दिया जाता था। इतना ही नहीं, फिरोज तुगलक ने जो निर्धन परिवार थे, उन निर्धन परिवार की जो कन्या थी, उन कन्याओं के विवाह के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने खैरात एक सफाखाना उसके द्वारा यानी कि राजकीय चिकित्सालय भी स्थापित किया गया, जिसमें जनता यहाँ मुफ्त में अपना इलाज करा सकती थी। इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसने अपने जनता के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए और इन कार्यों के लिए उसे जाना जाता है। इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति भी जो थी वो तुगलक वंश के पतन का एक कारण बनी। कहा जाता है कि वह एक हिंदू माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, उसे इस बात का हमेशा मलाल था, इसलिए उलेमा वर्ग के प्रभाव में आकर के उसने जजिया कर, जो कि अब तक ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, उसने उलेमा वर्ग को ये बात दिखाने के उद्देश्य से कि वो उसका जन्म यद्यपि एक हिंदू माँ के गर्भ से हुआ है लेकिन एक सुन्नी कट्टर मुस्लिम वो शासक है, इसलिए उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। सल्तनत काल का वो पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। उसकी ये धार्मिक कट्टरता की नीति भी तुगलक वंश के पतन का एक कारण बनी। चर्चा हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद।